चलो देखो, इसके पहले मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पढ़े थे, मैग्नेटिक पोल डायपोल मोमेंट पढ़े, पोल स्ट्रेंथ पढ़े, उसके बाद बोहर मैग्नेटॉन आपने लास्ट में प्रूफ किया था, जिसकी वैल्यू थी आपके पास 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पहले समझो, आपके पास एक वायर है जिसको स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया गया है और इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है और इसमें करंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज दौड़ा दिया गया है। ठीक, तो आप इसमें ऑब्जर्व क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ, आपका एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसमें करंट दौड़ रहा है, तो क्या उस वायर पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियस है लगेगा। तो अगर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन निकालना है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज़ करते थे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये पहली उंगली किसके डायरेक्शन में रखेंगे आप? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर। उसके बाद सेंट्रल अगली वाली उंगली का किसके में जाती है? ये वाली मिडिल वाली फिंगर करंट के डायरेक्शन में। तो वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इस वाले हिस्से पे जो वायर पर फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब चलो साइड वाला जो चेक करो, तो साइड वाले में ये ऐसे है, करंट कहाँ हो गया? नीचे। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर उस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? उस साइड लग रहा है। तो इस वाले हिस्से पे जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड लग रहा है। सेम काम नीचे वाले हिस्से पे चेक करो, ये अंदर लग रहा है और ये ऐसे करंट इधर जा रहा है। देखो करंट ऐसे जा रहा है, इस साइड करंट जा रहा है तो ये करंट हो गया, अंदर फील्ड जा रहा है तो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है। तो इस वाले हिस्से पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। सेम इस वाले पे ये ऐसे लगेगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर और फोर्स इधर। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है। अब आप एक चीज़ ये नोटिस करो कि जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना फोर्स इधर से लग जाएगा और जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना फोर्स इधर से। तो इस वायर पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? और नेट फोर्स होने की वजह से बॉडी कहीं मूव नहीं कर पाएगी। एज अ रिजल्ट बॉडी घूम भी नहीं पाएगी। इस बॉडी का जो नेट टॉर्क होगा वो टॉर्क भी आपको क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो अगर बॉडी ऐसे है तो आपका बेसिकली ना तो घूम पाएगा और ना तो मूव कर पाएगा। एक चीज़ और, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। करंट की डायरेक्शन में उंगली को मोड़िए, अंगूठा डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक डायपोल का। मैग्नेटिक मोमेंट का अंगूठा कहाँ बता रहा है? अंदर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर है? आउटवर्ड की इनवर्ड? सॉरी आउटवर्ड, हाँ आउटवर्ड की इनवर्ड। ऐसे करोगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट यानी m, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए क्या शो करते हो? क्रॉस। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट भी इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, तो दोनों तो अंदर हैं। अगर दोनों अंदर हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? हाँ, 0 डिग्री। भाई वो भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो दोनों एक साथ एंगल है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? तो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है इसीलिए उस बॉडी पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आप ये केस याद रखिएगा कि जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, उस समय किसी भी बॉडी पर कोई भी ना तो फोर्स लगेगा और ना ही कोई उस पर टॉर्क लगेगा। बॉडी ना घूमेगी और ना बॉडी अपनी जगह से हिलेगी, बॉडी अपनी जगह पर सेम वही प्रोसेस रखी रहेगी। समझ आया? अब आप इमेजिन करिए कि इसको थोड़ा सा, इसको बस हल्का सा हमने इसको टिल्ट कर दिया। ठीक है, लाओ एक कॉपी लाओ जरा, यही दे दो। इसको ऐसे रखे थे, सोचो इसको ऐसे, तो एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग ऊपर से खींच रहे हैं, एक लोग नीचे से खींच रहे हैं। तो चारों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है, तो ना तो बॉडी घूम पाएगी और ना तो बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे जा पाएगी। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0। हमने क्या कर दिया, इस बॉडी को थोड़ा सा ऐसे न रख के थोड़ा सा ऐसे रख दिया, थोड़ा सा टिल्ट में कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा एंगल क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। तो जो सेकंड केस आपका बनेगा, सेकंड केस जो आपका बनेगा, सेकंड केस में बॉडी एक्चुअली में ऐसे रखी थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। तो ये बॉडी कुछ ऐसे हो गई। ठीक, यानी अब ये वाला डॉट कर दे रहे हैं,
यार को मैं फिर से बना ही देता हूँ, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। हटाने वाला आ गया। चलो नहीं रुक जाओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज आप इनसाइड ही रखिए जैसे पहले केस में रखे हो। सेकंड आपको करना क्या है कि जो आपने आपने जो वायर रखा है उसको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा आप टिल्टेड कर दीजिए, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड फॉर्म में रख दो जैसे अभी फिगर दिखाए हैं। तो एक्चुअल में जब आप मैग्नेटिक फील्ड से जब आप कंपेयर करोगे, अच्छा अगर पहले कंपेयर किया जाए तो ये जो डॉटेड वाला बना रहा हूँ, ये डॉटेड वाला कौन सा है? पहले ऐसे ही तो रखे थे, पहले वाले केस में ऐसे रखे थे, उसको उसके बाद हल्का सा क्या कर दिए, एक निकाल दो ना, एक कॉपी दे दो हमको ना करने के लिए, बार बार हमको छोटी वाली दे दो। पहले इसको हम ऐसे रखे थे, बाद में उसको हमने इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया। तो पहले हम उसको रेड वाला ऐसे रखे थे, बाद में उसको हमने हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया। जब टिल्ट कर दिया तो वो मैग्नेटिक पहले के कंपैरिजन और अब के कंपैरिजन में एंगल क्या बना लिया? थीटा। अच्छा देखो सेम काम अभी भी वही आपको करना है। देखिए अच्छा ये बताओ, फोर्स इधर लगेगा, करंट इधर 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 इधर। आप ये बताओ अगर आप करंट निकालते हो ऐसे, अगर ऐसे निकालते हो करंट, सॉरी ऐसे ऐसे, फोर्स कहाँ लगेगा? तो इस केस में भी इस वाले हिस्से पे फोर्स ऊपर लगेगा। इस वाले में जरा निकालो, ये ऐसे ऐसे, इस वाले में ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसमें ऐसे लगेगा, इस वाले केस में नीचे लगेगा और इस वाले केस में। तो अभी भी इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स अभी भी कितना होगा? जीरो होने की वजह से बॉडी आगे पीछे ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर पाएगी, ये मेक श्योर है, लेकिन अब बॉडी घूम सकती है। तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा और अब ये बॉडी आराम से घूमना स्टार्ट हो जाएगी। यही सेम इवेंट होता है जनरेटर में या डिनमो में, यही होता है। अभी आप नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाएंगे किनारे, बीच में अपना वो कॉइल आप रखेंगे, उसी कॉइल के इफेक्ट में जनरेटर बार बार घूमता जाएगा, ऐसे ही घूमता है आपका बेसिकली, ठीक है। तो ये उसी पे काम करेगा आपका, ठीक। हाँ देखो, तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, बट बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क अभी भी जीरो नहीं होगा। और एज अ रिजल्ट बॉडी जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में चारों तरफ क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। ये जो हम सर्कुलर लूप माने हैं, इसमें इसका जो लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल मान सकते हो, तो रेक्टेंगल में ये जो पूरा साइड है इसको आप मान लो ए पूरा ये वाला, और जो इसका ये वाला साइड है इसको आप मान लो स्मॉल बी। तो इसका अगर कोई एरिया आपसे पूछता है, इसका एरिया अगर कोई पूछता है तो आप क्या लिख सकते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ की जिम्मेदारी ए हो गया और ब्रेथ की जिम्मेदारी बी हो गया, तो इसका एरिया क्या हो गया? ए इंटू बी। अब आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप टॉप व्यू से देखो। टॉप व्यू का मतलब हो गया आप इसको ऐसे है, ये तो सामने से देख रहे हो आप इसको, आपको सामने से ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप इमेजिन करो आप इसी को ऐसे नीचे करते जाओ और ऐसे ऊपर से देखो। तो अगर सिर्फ ऊपर से देखोगे तो आपको एक लाइन ही तो दिखेगी, आप सामने से देखोगे तो पूरी प्लेट दिखेगी, और आप उसको ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको तो सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी। तो अगर लाइन दिखेगी तो पहले जब आपने कॉपी को ऐसे या प्लेट को अपने ऐसे रखा तो आपने ऐसे देखा, तो जब आपने इसको ऐसे देखा तो आपको टॉप व्यू में ये ऐसे दिखा, ये उसका सेंटर हो गया, ठीक। दूसरा, आपने इसको ऐसे देखा था तो ऐसे इसको करके देखे हो, अब उसके बाद इसको हल्का सा आपने ऐसे टिल्ट कर दिया, तो अब ये जब टिल्ट हो गया ऐसे तो आप इसको टेढ़ा दिखेगा। तो जब ये टेढ़ा दिखेगा क्या ये समझ आया? ठीक। इस वाले हिस्से पे फोर्स आगे लग रहा है, इस वाले पे इधर लग रहा है, इस वाले पे इधर लग रहा है, इस वाले पे ऊपर लग रहा है, इस वाले पे नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ से फोर्स लगा है। तो अगर इस वाले हिस्से बात की जाए तो फोर्स उधर की साइड लग रहा था कि नहीं लग रहा है?
उधर की साइड लग रहा है, और इधर वाले हिस्से पे फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मतलब है इस वाले हिस्से पे फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले पर फोर्स इधर लग रहा है। ये बीच का सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट से, अच्छा ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या थी A, और ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या थी B। तो आप ये बताओ, अगर मैं यहाँ से सिर्फ आधा, पूरा सेंटर पॉइंट है, अगर मैं आधा कर दूँ तो ये a/2 हो गया और यहाँ से ये a/2 हो गया। पूरा क्या था A, सेंटर से पॉइंट डिवाइड कर दिया, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर है इसका मान लो, तो ये इधर से a/2 और ये इधर से a/2। सेम काम जब इसको पलटोगे, अभी जब पलटोगे तो ये डिस्टेंस भी a/2 और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी a/2। क्या हुआ, देखो ठीक। अब आप टॉर्क निकालिए। रोटेशनल में टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता था R×F। अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आप करते थे टाउ इज इक्वल टू R×F, और F जो रखते थे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते थे, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि दो हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर का हिस्सा है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर का हिस्सा, क्योंकि आपने सेंटर से डिवाइड कर लिया तो एक हिस्सा इधर का एक हिस्सा इधर का। तो टाउ इज इक्वल टू a/2 और फोर्स प्लस फिर इधर का a/2 इंटू फोर्स। ये समझ में आया? काटो जरा तो। देखो ये देखो, इसको नोट्स में दूसरा है, इधर देखो, इसको A ना मान के इसको B मान लो, नहीं तो तुम नोट्स के हिसाब से अभी तुम लोग गड़बड़ा दोगे, और इसको B ना मान के इसको A मान लो, ठीक है। तो अब आप टॉप व्यू लेके चले हैं, तो जब टॉप व्यू लेके चलोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए a/2 नहीं हो जाएगा, तब ये तुम्हारे लिए ये b/2 हो जाएगा, और फिर ये भी तुम्हारा b/2 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी तुम्हारा b/2 हो जाएगा, ठीक। बाकी टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है R×F। अच्छा, अब आप क्या है ना, एक चीज़ ध्यान से देखो, पहले तुम्हारा ये ऐसे था जो आप प्लेट लिए थे, बाद में प्लेट ऐसे हो गया, तो पहले और अब के बीच में एंगल कितना बन गया, तो b/2, ध्यान से सुनना, b/2 ओरिजिनल वाले से कितना डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे है। इसको ऐसे बनाओ, सुनो, पहले ये ऐसे था, ध्यान से देखो, पहले ये ऐसे था, बाद में ये ऐसे हो गया, और ये कितना एंगल हो गया थीटा, और ये इसकी वैल्यू कितनी है b/2। अब ये b/2 है और ये थीटा डिग्री पे है, तो इस b/2 के दो कंपोनेंट करिए, इस b/2 के दो कंपोनेंट करिए। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे, और इसका नाम हो जाएगा b/2 साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे b/2 कॉस थीटा, क्योंकि जिधर थीटा उधर, समझ आ गया। ऐसे ही आपने ऊपर वाला भी तो b/2 बोला है, तो अगर वो b/2 बोला है तो यहां से भी तो थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, और ये भी कितना होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट करो। तो इसके जब दो कंपोनेंट करोगे तो उसका एक कंपोनेंट ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला ये वाला कंपोनेंट b/2 साइन थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर b/2 कॉस थीटा। अब ये देखो b/2 कॉस थीटा, b/2 कॉस थीटा, ये कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ क्या, b/2 अपोजिट में। समझ आया, क्लियर हुआ? वही वहाँ बनाया गया है, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर, थोड़ा सा, क्योंकि वैसे ये डबल कर दिया है ना, तो इसीलिए। अब एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे एक बार क्लियर बड़ा बड़ा करके मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक। अरे अभी बता रहे हैं क्यों, क्या करना है, कि उसको रोक के क्यों रखना है आपको। चलो, आपका वायर पहले ऐसे था, ये वायर का सेंटर हो गया, जैसे यही तुम देख रहे हो, यही ऊपर वाला हिस्सा ही तुमको दिखेगा, ये इसका सेंटर हो गया, मान लिया। उसके बाद आपने इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो इसी को जब टिल्ट कर दिए तो तुम्हारा जो वायर था वो इस फॉर्म में चला आया, कोई दिक्कत।
पूरा वायर कितना था, पूरा वायर का लेंथ कितना था, बी, यही तो माने हो पूरे वायर का लेंथ। तो सेंटर से इतना, ये इतना कितना हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, तो सेम वो भी तो वही तो होगा, ये भी b/2 हो गया, और इतना एरिया ये भी क्या हो गया, b/2। अब ये बताओ, इतना b/2 हो गया, ओरिजिनल से वो कितना डिग्री पे आया है, थीटा। तो इस b/2 के आप दो कंपोनेंट करिए, तो दो कंपोनेंट करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा b/2 साइन थीटा, और इसका एक, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम हो गया, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा b/2, इधर का हो गया, इधर b/2, इधर भी तो वही सेम प्रोसेस लागू होगा। तो अगर उधर सेम प्रोसेस होगा तो ये भी ओरिजिनल से ये भी थीटा डिग्री आया है, ये भी आपका b/2 है, इसके भी दो कंपोनेंट आप करो, तो इसको करोगे तो इसका भी 2 हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर, इधर वाला b/2 कॉस थीटा और इधर वाला b/2 साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब ये b/2 कॉस थीटा, b/2 कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा। अब ये बताओ, इस वाले वायर पर ध्यान से देखो, इस वाले वायर पर फोर्स इधर लग रहा था कि नहीं लग रहा था, और इस वाले वायर पर फोर्स ऐसे लग रहा था कि नहीं लग रहा था, यही था। ऐसे पहले ऐसे था, इसी को टिल्ट करके ऐसे कर दिया है, बस इस इधर वाले पे इधर फोर्स लग रहा है, इधर वाले पे इधर खींच रहा है, वो सेंटर हो गया, इधर से b/2 ये, b/2 ये, समझ आया ना। ये हो गया काम। टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब ये बताओ, फोर्स ये है और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से यही तो आएगा b/2। तो इस वाले फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए लिखोगे पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए फोर्स मैं पहले लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई, या पहले लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b/2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई फोर्स प्लस इसका हो गया। अब जरा इसका देखो, इसका देखोगे तो इसका फोर्स इधर और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से यही तो पड़ेगा। तो इसका हो गया b/2 साइन थीटा इंटू एफ। ऐड कर लो दोनों को, तो टाउ इज इक्वल टू, दोनों सेम है, तो ये सीधे सीधे 2f, ये भी 2f b/2 यही आएगा, 2 से 2 कट गया। तो टाउ इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। अब आया फोर्स। आपको पीछे प्रूफ कराए थे कि अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो वायर में, और जिस वायर का लेंथ L लेंथ वायर का वायर हो, तो उस पर फोर्स लगता था, कितना लगता था, हाँ बिल, याद करो, बिल साइन थीटा। L लेंथ का वायर, अगर Q चार्ज, एक चार्ज है Q, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो QV भी साइन थीटा अच्छा फोर्स लगता था। और अगर एक L लेंथ के वायर को अगर रखोगे तो उस पर BIL साइन थीटा डिफरेंस करवाए थे दोनों को। तो आपने पूरा वायर ही रखा है ना, L मतलब इधर का आपने पूरा वायर रख दिया है। आपको फोर्स रखना है तो फोर्स क्या होता है, IBL साइन थीटा, बेसिकली यही होता है। अब आप इसमें एक चीज ध्यान दो, हाँ एक चीज ध्यान दो, इसका हो गया IBL साइन थीटा। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है I, B और L। B उसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया IB। L का मतलब होता था लेंथ, लेंथ की जिम्मेदारी यहां कौन लिया है, तो IBA। ये किसका वैल्यू हो गया, फोर्स का। बाकी B साइन थीटा तो एज इट इज था ही। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, हे जरा ध्यान से देखो, A इंटू बी एरिया नहीं हो गया, ये रेक्टेंगल का एरिया 90 हो गया। वो BIL जो कह रहे हो यहाँ, BIL साइन थीटा, वो थीटा 90 कर गया भाई। यहाँ 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखे हो, तो परपेंडिकुलर तभी तो ये रखे हो B/2 साइन थीटा बोले हो ना। यहाँ क्या बोले हो,
परपेंडिकुलर फोर्स रख रहे हो ना, परपेंडिकुलर फोर्स रखने के लिए 90 साइन को उसको क्या होना पड़ेगा, BIL साइन 90 होना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी यहाँ 90 कर दिया गया है, यहाँ पे 90 करके ही लाया गया। अच्छा A इंटू बी, A इंटू बी एरिया हो गया कि नहीं, एरिया हो गया। तो अगर एरिया हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आई बी, और A इंटू बी को क्या लिख सकते हो, एरिया साइन थीटा, A इंटू बी, अरे सॉरी I इंटू बी क्या होता है, अरे सॉरी नहीं ये आगे हो गया, I इंटू ए, इसको थोड़ा सा आगे कर लो, I A B, I इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, B साइन, इतना टॉर्क लगेगा अगर किसी भी करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में थीटा डिग्री पे रखते हैं तो। समझ आया ये हुए। अब अगर ये समझ में आएगा तभी MCG समझ में आएगी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तभी समझ में आएगा, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा इसी पर बेस्ड है। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, पहले कॉइल आपका ऐसे रखा था तो उस पर जो नेट फोर्स था, जो नेट टॉर्क था वो 0 था। उसके बाद इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया गया, तो जब हल्का सा टिल्ट किया तो ओरिजिनल वाले से कितना डिग्री टिल्ट हुआ, थीटा डिग्री टिल्ट हो गया। तो अगर ये पूरा B था तो जब ये सेंटर, मान लो ये सेंटर है, पूरा B है, मान लो ये पूरा मेरा पूरा B है और ये सेंटर है, तो इतना एरिया B/2 और इतना एरिया B/2 B/2 B/2। अब ये जब टिल्ट होगा तो थीटा डिग्री टिल्ट हो गया। पहले इस कंपोनेंट को सॉल्व कर लिया, B/2 वाले कंपोनेंट को तोड़ ताड़ के, फिर उसके बाद इधर का जो हिस्सा था उसको B/2 करके सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमने नेट टॉर्क निकाल लिया पूरे की वजह से। तो पहले वाला परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स बोले हो तो साइन 90 वैसे भी 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो गया और ये फोर्स हो गई, इस हाफ का और सेम इस हाफ का रख के ऐड कर दिया डायरेक्ट, 2FB साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा FB इंटू साइन थीटा फोर्स। किसी भी L लेंथ के वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पर BIL साइन थीटा फोर्स लगता है। तो आपने यहाँ L लेंथ नहीं, यहाँ पे आपने एरिया लेंथ A माना है, तो बस लेंथ की जगह A हो गया, मैग्नेटिक फील्ड I, और इसमें IBL साइन थीटा। तो वो जो साइन थीटा बोल रहे हो एक्चुअल में तुम कौन सी डिस्टेंस रख रहे हो, परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर रख रहे हो तो वैसे ही वो 90 कर दिया। बाकी B साइन थीटा एज इट इज था। A इंटू बी, फिगर में देखो A इंटू बी, तो ये तो एरिया ही हो गया जो कि यहाँ लिख दिए थे। तो A इंटू बी को क्या मान लिए हैं, A मान लिए हैं। A को आगे कर दिया तो I इंटू A इंटू बी, और I इंटू A को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो किसी भी करंट लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे MB साइन थीटा लगता है। शायद याद हो, किसी भी चार्ज को या डाईपोल को, किसी भी डाईपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो शायद याद हो PE साइन थीटा आता था, अगर याद हो। सेम है, थीटा का थीटा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। सेम है, कॉपी डिट्टो वही होगा, जो आपने वहां किया है वही यहाँ सेम कॉपी हो। तो किसी भी L लेंथ के वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, सॉरी किसी डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क कितना लगेगा, P साइन थीटा। और किसी L लेंथ के वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, MB साइन थीटा। दोनों में डिफरेंस है। देखो जिसको इलेक्ट्रिक क्लियर रहेगा उसी का एनालॉजी ही है मैग्नेटिक फील्ड, बस जहाँ जहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेगा वहाँ वहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर देगा। ठीक, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें, अब ये बताओ MB साइन थीटा, तो कहीं ना कहीं ये AB साइन थीटा नहीं दिख रहा है, इसको आप चेंज कर लो थोड़ा सा। तो टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा को क्या आप M क्रॉस B लिख सकते हो कि नहीं? तो ये वाला किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर हो गया, और ये वाला किस फॉर्म में हो गया, स्केलर फॉर्म में हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ही डिसाइड करेगा कि उस प्लेट को घूमना है या नहीं घूमना है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल अगर आपने थीटा जीरो किया तो साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो मतलब टॉर्क उस समय वहां क्या हो जाएगा, पहला वाला केस यही तो था,
जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल 0 था, तभी तो वो घूमा नहीं, वो टॉर्क उसका 0 है क्योंकि अब अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो दोनों के बीच का एंगल आप 90 रखिए, 90 रखोगे तो साइन 90 1, तो टाउ इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, और साइन 90 रखने का मतलब है वो कह रहा है ऐसे, ये ऐसे हो गया, पूरा प्लेट ऐसी हो गई है, तो इतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। देखो जब प्लेट ऐसे रहेगी तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन जब वो घूमेगा, जब वो घूमना शुरू करेगा, तो क्योंकि जब वो जैसे ही इसको छोड़ता है तो वैसे ही टॉर्क लगना स्टार्ट होते 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 मैक्सिमम होते मैक्सिमम फिर मिनिमम होते 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 तो फिर कितना हो जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लग जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से यहाँ से वो मैक्सिमम होके आया है ना, जैसे वो घड़ी याद करो, पेंडुलम जब चलती है तो रुकनी चाहिए ना बीच में, लेकिन रुक नहीं पाती है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से बहुत स्पीड में आती है, तो वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाती है। अगर याद हो, पेंडुलम वाला अगर पढ़े हो, अगर पेंडुलम सेंटर में है और अगर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, जहां रुकता है वो उसकी मीन पोजीशन होती थी, तो जब इसको एक्सट्रीम पे ले जाओगे तो जब वहां से छोड़ोगे तो एक्चुअल में उसको कहाँ रुकना चाहिए था, मीन पे, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से उसके पास वेलोसिटी होती है, तो वो उसको मीन को क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाता है। सेम वैसे ही जब ये ऐसे है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम, तो जब ऐसे रहेगा मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो जब वो घूमना, जैसे ही घूमना ये स्टार्ट किया तो मैक्सिमम से धीरे 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 टॉर्क मिनिमम होगा, मिनिमम होते 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 मिनिमम होते 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 टॉर्क कितना हो जाएगा, लेकिन ये रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये तुरंत आगे इसको बढ़ा देगा ये, तो जैसे ये आगे बढ़ा देगा तुरंत ये फिर 90 कर, फिर मैक्सिमम, फिर ये घूमते 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 0 होगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। इसी प्रिंसिपल पर आपका जनरेटर या डायनेमो काम करता है, तो जनरेटर ऐसे ही घूमता रहता है अंदर, तो आपको एनर्जी मिलती रहती है। समझ आया? तो बेसिकली वही था आपका। ठीक, चलो देखो लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। अच्छा, क्लास 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट मेजर करना हो, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अगर करंट आपको मेजर करना हो तो आप क्या यूज़ करते थे? अच्छा, एमीटर। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट अगर आपको मेजर करना हो तो आप एमीटर मेजर करेंगे, एमीटर लगाएंगे, करंट बता देगा एग्जैक्ट 1 एम्पियर 2 एम्पियर। सेकेंड, आपको अपने सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट मेजर करना है तो आप क्या यूज करते थे उसके लिए? वोल्ट मीटर। बाकी सर्किट में करंट है या सर्किट में करंट नहीं है उसके लिए आप क्या यूज करते थे? गैल्वेनोमीटर। वो तो बस प्रेजेंस और एब्सेंस बताएगी आपको। अब एक्चुअल में क्या है समझो पहले कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ना क्या है आपको। शुरू तो नॉर्मल करके लोग बढ़ जाते हैं, बट एक्चुअल फील कर लो इसको करना क्या। अभी जो आपने एमीटर और वोल्ट मीटर जो पढ़ के आ रहे हो ना, वो एक्चुअल यहीं से बन के आता है, यहीं से बना के निकाला जाएगा अभी, कि इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अभी एमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा और इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही अभी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग सम एक्स्ट्रा प्रोसेस इवेंट। कुछ सम एक्स्ट्रा आपको डिवाइस इसमें आप ऐड ऑन करते हो और उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है मीटर में, या उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि अब देखो, चाहे नाम इसका सिर्फ गैल्वेनोमीटर रखो, चाहे उसका नाम, आपके लिए ये नया नहीं है, ये वही है गैल्वेनोमीटर। वो बस अलग से नाम और बढ़ा दिया है मूविंग कॉइल इसके स्ट्रक्चर की वजह से, ताकि वो थोड़ा सा अलग आपको शो दिखे आपको। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो काम है उसका काम यही होता है कि सर्किट में प्रेजेंस और एब्सेंस बताना, करंट है या नहीं है। स्मॉल करंट को बताने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही आपको बताएगा बेसिकली। ठीक, और ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो ठीक अभी आपके इसके पहले वाला ही प्रिंसिपल था, इसीलिए उसको नहीं लिखवाए थे क्योंकि, और इसीलिए उसको होल्ड पे रखे थे, क्योंकि जो जस्ट अभी पढ़ के आए हो कि किसी भी वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है ना, कितना लगता है? mb sin थीटा। तो वो इसीलिए करवा के आए थे, इसीलिए रोक के भी आए हैं ताकि यहीं पढ़ाना रहे आपको। ठीक है, तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाती है? नॉर्थ पोल से। तो बेसिकली क्या किया है, आपके पास दो मैग्नेट्स लगाए गए हैं। ठीक है, एक वायर लिया गया है, उसको स्प्रिंग से यहाँ पे एक होल्डिंग कैपेसिटी के लिए आप आयरन का यहाँ यूज कर सकते हो। उसके बाद आप वायर उसको सर्कुलर स्क्वायर फॉर्म में आप उसको बेंड करते जाइए और एट लास्ट सबसे बीच में आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लीजिए। सॉफ्ट आयरन कोर का काम ये होता है कि ये जो एनर्जी लॉस होगा
जो भी एनर्जी लॉस होगा वो उसको रिड्यूस कर देगा। सॉफ्ट आयरन कोर का काम यही होता है, ठीक है। क्योंकि मेक श्योर है, आप जान रहे हो कोई भी डिवाइस अगर चल रही है और काम कर रही है तो अपने अंदर से वो एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो एक वक्त के बाद उसकी जो प्लेटें हैं वो प्लेट या वायर कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। तो वो एनर्जी कम से कम रेडिएट हो या कम से कम बाहर निकले, उसके लिए हम पहले से ही बीच में क्या लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, जिससे वजह से जो एनर्जी यहाँ पे बन रही होगी और जो लॉस हो रही होगी वो कम से कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद वायर को बेंड कर दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाता है। तो ये बेसिकली आपका डायरेक्शन हो गया। अब आप इमेजिन करो और आपने यहाँ पे इसको डाउन कर दिया, तो जैसे ही इस की को डाउन करोगे तुरंत यहाँ से क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये करंट फ्लो होता हुआ आएगा। अब यही पुराना वाला केस आ गया कि नहीं आ गया, करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और ये धीरे 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 अब अंदर ही अंदर क्या जाएगा, घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा, और जब ये घूमेगा तो साथ साथ उसका सॉफ्ट आयरन कोर भी घूमेगा, और जब वो घूमेगा ऐसे बार बार स्पीड में, जब आप उसको घुमाओगे, जब ये बार बार ऐसे ऐसे तेज से घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी कि नहीं होगी। तो आपने बीच में ऑलरेडी सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया है कि जो इसके घूमने से जो एनर्जी निकल रही है या जो प्लेट गर्म हो रही है वो एनर्जी कम से कम हो, ताकि आपका पूरा सिस्टम बचा रहे। समझ आए, क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप इसको हमेशा नहीं रोटेट करा पाओगे, क्योंकि आप जरा चेक करो अरेंजमेंट, वायर का अरेंजमेंट चेक करो, ये इसी वायर को लपेट के फाइनल उसी वायर को निकाला गया है। तो एक्चुअल क्या होता है, ये मान लो ऐसे है, आपने वायर लाया और इसी वायर को रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसी वायर को नीचे आपने निकाल दिया, ठीक। चलो मान लो ये ऐसे था, वायर था, वायर को आपने सर्कुलर फॉर्म में घुमा दिया, ठीक है। अब इसको ना नीचे से घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे जितना घुमा पाओ घुमाओ। अब ये जब तक ये कॉइल घूमता जाएगा तब तक ये वायर घूमता जाएगा कि नहीं घूमता जाएगा, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। एक लिमिट आएगी ऐसी कि वायर उससे ज़्यादा घूम, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा घूम गया तो वायर फिर टूट जाएगा, तो उससे ज़्यादा वो नहीं घूमेगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक आके रुकेगा। अच्छा, यहाँ तक ये अगर घूम गया वायर, तो वायर को घुमाने के लिए क्या लगता है, क्या जरूरत होती है वायर को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। तो इतना टॉर्क उसने कर लिया है, और जैसे ही अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, जैसे ही लिमिट पहुंचेगा, उसको रिटर्न में लाने के लिए फिर से एक टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसको ले जाने वाले में जो टॉर्क लगा उसके अपोजिट में तुरंत एक फिर से टॉर्क लगेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग, उसको वापस टॉर्क लेके आएगा। तो मतलब एक जाएगा और दूसरा वापस उसको लेके आएगा। मतलब वायर को घुमाइए तो जितना वो घूम सकता है वायर घूम जाएगा, एनर्जी अपना स्टोर कर लेगा जो करना होगा, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद जैसे ही कम हो जाएगा वापस फिर से वापस रिटर्न हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये नीचे वाला वायर वही है, वो घूमता जाएगा घूमा घूमा घूमा, मैक्सिमम तो घूमा, टॉर्क लग गया, फिर एक मैक्सिमम के बाद वापस वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैक्सिमम पहुंचेगा वो वापस वायर घूमने लगेगा। दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। चलो ऐसे नॉर्मली पढ़ दे रहे हैं। Moving coil galvanometer was first designed by Kelvin and later on modified by D. Orson Neville। बनाया केल्विन ने था लेकिन इसको मॉडिफाई आर्सन नेवेल ने किया था। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्टेबल मैग्निफिकेशन। इसका काम यही होता है कि ये स्मॉल करंट को मेजर करता है सर्किट के अंदर। Principle: a moving coil galvanometer is based on the fact that when a current carrying loop or coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque। जो आपने भी पीछे किया कि अगर किसी भी करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो वो बेसिकली उसी प्रिंसिपल पर ही आपका काम करता है, ठीक। MCGV कैन बी यूज टू मेजर I and V। MCG का काम होता है करंट मेजर करना और पोटेंशियल मेजर करना। और ऑब्वियस है अगर आप पोटेंशियल मेजर कर ले जा रहे हैं तो करंट तो ऐसे ही मेजर कर ले जाओगे, किस लॉ से, ओम्स लॉ से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो किसी भी सर्किट में अगर करंट बनाना हो तो किसकी गर्दन पकड़ेंगे आप, पोटेंशियल की। पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वो हम कहते हैं ना कि बल्ब बाजार से खरीद के लाया, या आप घर में मोटर चला रहे हैं और मोटर चल रहा है लेकिन मोटर पानी नहीं उठा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं,
वोल्टेज कम है, हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते करंट कम है, हम ये कहते हैं कि वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज कम है इसलिए वो मोटर नहीं उठ। तो वोल्टेज कम होने का मतलब करंट सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से मोटर को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो आपको किसी भी सर्किट में करंट बढ़ाना या घटाना, तो किसकी गर्दन पकड़ेंगे? वोल्टेज की गर्दन पकड़ेंगे। तो बेसिकली एमसीजी मेजर वोल्टेज को करता है, और अगर एक बार वोल्टेज मेजर हो गया तो ऑटोमेटिक करंट भी मेजर कर ही ले जाएगा वो, ठीक। जिसमें बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, आई आपका इसमें बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और प्लेट की जो एरिया आप ये लिखो, सॉफ्ट आयरन की जो एरिया है वो ए हो गई। और वायर को कितना टर्न आप मारे हैं, वायर को कितना आप टर्न मारे हैं उसको बोलते हैं बेसिकली कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न। आपने इस वायर को कितना घुमाया है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न। समझ आया? अच्छा, ये वायर घूमेगा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना एक्सपीरियंस? अभी तो जस्ट निकाले, कितना एक्सपीरियंस करेगा? आई ए बी, यही तो एक्सपीरियंस करेगा। और कितना टर्न लिए हो, कितना टर्न माने हो, तो बस आगे क्या जोड़ दो, तो है ना ये भी साइन थीटा। समझ आ गया? जहां पे आप चेक करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान से देखना, ये थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। अभी पीछे किए ना, अभी आई इंटू ए को ही क्या बोल दोगे? इसी आई इंटू ए को क्या बोलोगे? एम बी साइन थीटा, आगे एन तो नंबर ऑफ टर्न है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जरा इससे निकालो। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है कि नहीं ऐसे है? ये तो ऐसे हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में रखो, तो करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो अंगूठा कहाँ गया? तो अंगूठा अंदर गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है? अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? तो एंगल कितना है? तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? और ये 90 होते ही हो जाएगा n। अब मैं इसको वापस खोल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आई ए बी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? इतना टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? उस वायर पे इतना टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक। अब जब वायर घूमता जाएगा और इतना टॉर्क लग जाएगा, तो इसी टॉर्क को फिर कौन सा टॉर्क नाम दे दिया गया है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यही टॉर्क उसको वापस घुमा के लेके आएगा। तो ये आपसे ध्यान रखिएगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछेंगे कि व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पूछना होगा, ठीक। व्हेन अ कॉइल गेट डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलपमेंट। भाई देखो, कॉइल जब डिफ्लेक्ट करेगी, या कॉइल जब आपकी डिफ्लेक्ट करेगी, कॉइल जब आपका पूरा डिफ्लेक्ट करेगा तो वायर भी घूमेगा, वायर घूमेगा तो उसको अपोज करने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। उसी रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या नाम दिया गया है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक। इफ के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क, अब बेसिकली क्या है वो आपसे कह दिए हैं कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू ये कितने मान रहे हैं, डिनोट सिंबल के लिए मान रहे हैं कि जो घुमा रहा है वो टॉर्क हो गया टाउ, और जो वापस ला रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसका सिंबल ये क्या मान रहे हैं कि अलग अलग बुक में अलग अलग मानेंगे। पर यूनिट ट्विस्ट देन द रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन दैट इज फाई। डिफ्लेक्शन को डिनोट किया गया है फाई से, ठीक। अब पहले इसको समझो, सुनो, अगर 1 डिग्री ट्विस्ट होगा तो अगर 1 डिग्री ही घूमा तो डिफ्लेक्शन भी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी क्या होगा। अगर 2 डिग्री घूम गया तो 2 के हो जाएगा। अगर 3 डिग्री घूम गया तो 3 के हो गया। अगर 5 डिग्री घूम गया 5 into के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाए। तो आपको और हमको ये पता ही नहीं है ना कि कितना घूमेगा वो, हमें तो ये पता नहीं कितना। आप सोच रहे थे 4 बार ही घूमेगा, वो 6 बार घूम गया, तो आपको नहीं पता है ना कितना घूमेगा। तो जो रिवर्स डायरेक्शन जो ट्विस्ट हो रहा है, नया वाला जो टॉर्क होगा या डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? के इंटू फाई के। ये नया वाला टॉर्क है, ये पुराना वाला टॉर्क है जिससे वो घूमा था, और ये नया वाला टॉर्क है जो उसको वापस ला रहा है। समझ आया? ये वो टॉर्क है जो घुमाया था, जो उत्कर्ष ने घुमाया था, ठीक है, जब इसको पकड़े थे। चलो घुमा फिर से जल्दी जल्दी। ये जिससे घुमा रहा है ये कौन सा है? टॉर्क। कौन सी वैल्यू है वो? NIAB साइन, NIAB वाला, ये वो है जिससे ये घुमा रहा है, NIAB है ये, ठीक। अब समझो, 1 बार घुमाया 1 डिग्री तो कितना ट्विस्ट हुआ? के। 2 बार घुमाया
तो 2 डिग्री हुआ तो कितना हुआ 2K। 3 बार घुमाया तो हमें नहीं पता ना वायर कितना घूमेगा, तो इसीलिए कितना डिग्री घुमा दिया 5 डिग्री, तो कितना ट्विस्ट हो गया 5 × K। अब जब ये घुमाते जाओगे तो मैक्सिमम तक पहुंच गया। अब जब ये पहुंचेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा कि नहीं। अब रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कितना होगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जब डेवलप होगा तो वो कितना डेवलप होगा, यही K × 5 इसको वापस घुमाएगा। मतलब इसको घुमाने की जिम्मेदारी इसकी थी और इसको वापस लाने की जिम्मेदारी इसकी थी। तो ये तो टॉर्क है और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है या रिफ्लेक्टिंग है जो वापस ला रहा है। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक। अब ये बताओ, जितना अप्लाई किए होगे टॉर्क और जितना रीस्टोर हो रहा है, क्या दोनों टॉर्क बराबर होगा कि कम ज्यादा होगा। जितने स्पीड से घुमाए होगे उतने स्पीड से तो वापस वो फिर घूम के आएगा ही नहीं। मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क दोनों क्या रहेगा। अप्लाइड टॉर्क कितना है, अप्लाइड टॉर्क कितना है NIAB, और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है K × 5। अब ध्यान से देखो, यहां पे सिर्फ I रखो, सिर्फ I, K/NAB, और इनटू ये करंट हो गया जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में घूमेगा या जिसको ये मेजर करेगा। समझ आया, ठीक। अच्छा, K ट्विस्ट है, कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, A एरिया एक बार लगा चुके ना, अब बीच रास्ते में थोड़ी ना एरिया चेंज करोगे, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा तो कांस्टेंट हो गया, तो जब पूरा कांस्टेंट हो गया तो हटा लो उसको वहां से, तो इस कांस्टेंट की जगह एक दूसरा G यूज कर लो और इनटू 5 यूज कर लो। समझ आया, G कांस्टेंट है तो G अगर हट जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन वापस आ जाएगी और इनटू, इसका मतलब है जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा, यही तो मेजर कर, यही तो एक्चुअल मीटर में चेक करते हो। जितना ज्यादा आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता जाएगा उतना ज्यादा करंट बता जाओगे। देखा कि नहीं स्टीप्लाइजरिज्म, देखा कि नहीं देखा, अभी कभी देखा होगा तो उसमें रहता है खूंटी, तो खूंटी जितना घूमेगा दाएं बाएं, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप या करंट का ड्रॉप उतना जा, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करवाएगा उतना ज्यादा उस सर्किट में करंट हो रहा है। जैसे आपने चेक किया, अब जैसे लैब आप तो जाते नहीं हो, लैब अब ले जाया नहीं जाता है, रामबाग में जाते थे हम लोग, करते भी थे एक्सपेरिमेंट। तो अभी गलती से कभी चले गए अगर लैबोरेटरी में, ठीक है, वो तो हमको जहाँ तक उम्मीद है जाओगे तो कर लो तो बहुत बड़ी बात है, या क्योंकि जब पढ़ाई किए ही नहीं हो है तो सब जाओ और करो। अब आप सोचिए कि डिफ्लेक्शन ऐसे उससे बहुत थोड़ा सा हुआ तो इसका मतलब करंट, अब डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से हो रहा है उसके अंदर, बार बार डिफ्लेक्शन ऐसा आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब करंट बहुत ज़्यादा सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो करंट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर लिमिट से करंट ज़्यादा हो गई तो फिर वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, तुरंत वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप समझ में आया एक्चुअल डिफ्लेक्शन करंट पे कैसे डिपेंड करता है, आपका जो कॉइल आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो उसके डिफ्लेक्शन पर कैसे शो करता है। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, पतंग जैसा बनाए थे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाए थे, वो करंट मेजर ही करता था आपका। सेकंड, अब याद यहां से सुनो, इट इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाई कनेक्टिंग ए लो रजिस्टर डिवाइस पैरेलल टू इट। इसी MCG को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उसमें यहाँ पे एक लो रजिस्टर का डिवाइस सेट कर दीजिए। अच्छा, एमीटर, अब इसको भूल लोगे, एमीटर क्या मेजर, किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो, एमीटर में। एमीटर क्या मेजर करता है, तो करंट मेजर करने के लिए जिसको ऐड कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम, क्योंकि जब कम होगा तभी तो वो मेजर करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो डिवाइस मेजर क्या करेगा वो। तो MCG को जब आप एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप पेपर में भूलेंगे। जब आप MCG को एमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एमीटर करंट मेजर करता है और इसको मेजर करने के लिए जो भी डिवाइस आप बाहर से इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने जा रहे हैं, उस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तभी वो करंट मेजर कर पाएगा। समझ में आया, ठीक। दूसरा,
इट इज कन्वर्टेड टू एन वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग ए हाई रजिस्टर डिवाइस सीरीज टू इट। और अगर आपको इसी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो जो आप डिवाइस लेंगे, जो रजिस्टर लेंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जब हाई रखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप उतना कम होगा, क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस कम रख दिया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो पाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप जितना कम से कम आप करा पाइए उतना कराइए। और पोटेंशियल ड्रॉप कम से कम तभी हो सकता है जब आपका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हाई रखोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा रहेगा। तो वो आप क्या नहीं, सीरीज पैरेलल में करना है वो उससे मतलब है, वो बात की बात नहीं है। ये खाली ये कह रहा है अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो रेजिस्टेंस जो लगाना वो क्या लगाना? हाई रेजिस्टेंस लगाना। हाई रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा अगर, तो जितना वोल्टेज एक्चुअल में सर्किट में फ्लो कर रहा है उतना तुमको। लेकिन सोचो अगर वोल्टेज ड्रॉप कर गया, पहले ही कम हो गया, तो तुमको जो मेजर करोगे शायद तुमको उतना ना, भाई वोल्टेज चला था 7 वोल्ट का, वोल्टेज बीच में ड्रॉप कर गया, तुमको तुम्हारे डिवाइस ने सिर्फ 4 वोल्ट ही दे रहा, 3 वोल्ट का तो घपला हो गया ना बीच में। तो आप ऐसा डिवाइस रखिए कि उस डिवाइस के अंदर करंट जा ही ना पाए। अगर उस डिवाइस के अंदर करंट ही नहीं जाएगा तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा वो मुंह बन रहा है वो समझ में आ गया, ये थोड़ा सा दिक्कत हुई है। देखो अगर आपका MCG है, ठीक है, MCG को अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा, अगर आप MCG को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो MCG को अगर एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो साफ साफ बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस आप, जब डिवाइस आप यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। और अगर आप वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? हाई। अब उसके पीछे का एक रीजन है, इसको फिगर से समझो। देखो मान लो आपने एक सर्किट रेडी किया और यहाँ आपने रजिस्टर लगा दिया, यहाँ आपने एमीटर लगा दिया और यहाँ आपने सेल लगा दिया, ठीक। अब आप ये बताइए, जो भी करंट यहाँ से निकलेगा, जो भी करंट यहाँ से आई निकलेगा, सुनो, जो भी करंट यहाँ से निकलेगा, अगर तुम इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखोगे, ध्यान सुनना, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखोगे तो इसमें से करंट फ्लो ज़्यादा होगा कि कम? कम होगा। तो जब इसमें से करंटे कम होगा, पास करेगा ये, तो ये बेचारा ये मेजर कम करेगा कि ज़्यादा? लेकिन यहाँ से कम निकला था, यहाँ से तो कम नहीं निकला था, यहाँ से तो ज़्यादा निकला था, यहाँ से तो 10 एम्पियर निकला, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हाई कर दिए तो ये 10 एम्पियर अंदर जाने नहीं देगा। ये इस परमिशन सिर्फ 3 एम्पियर को दिया, तो इसके अंदर से 3 एम्पियर पास हुआ, तो ये यहाँ पे मेजर क्या करेगा? 7 एम्पियर की घपलेबाजी होगी, नहीं होगी? तो इसीलिए अगर इसका रेजिस्टेंस कम रखोगे तो करंट आराम से पास होगा, तो यहाँ पे आराम से मेजर कर लेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए जब एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? कम। समझ आ गया? दूसरा, इसी को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे, जब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो समझो इसका रजिस्टर जो होगा, सुनो, रजिस्टर जो यहाँ पे यूज करोगे आप, जो भी रेजिस्टेंस यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस आप रखोगे हाई। हाई होने की वजह से इसमें करंट कम से कम पास करेगा। तो जब करंट कम पास करे, अच्छा वोल्ट मीटर को बेसिकली लगाते कैसे हैं? किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को लगाते कैसे हैं? पैरेलल में लगाते हैं जब भी करंट करते हैं। तो जब ये बताओ, करंट जब इसमें आएगी, ऐसे करंट यहाँ आएगी, इसका रेजिस्टेंस हाई रखे हो, बहुत हाई रख दियो, तो करंट इधर जाना चाहेगा। जब करंट के पास ऑप्शन है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, जब उसके पास ऑप्शन है ऊपर जाने का, तो वो ऊपर जाएगी ना, सामने कहाँ जाएगी? इसका रेजिस्टेंस हाई है, करंट इसमें जाएगा नहीं, करंट इसमें से पास हो जाएगा। तो जब करंट इसमें से पास हो जाएगा तो एक्चुअल कितने करंट जो पास हुआ है उसका वो कितने वोल्टेज पर बनी है वो पता चल जाएगा, नहीं पता जाएगा? करंट कितने वोल्टेज पर बनी है, जैसे 5 एम्पियर का करंट है तो उसका वोल्टेज अलग होगा, 10 एम्पियर की करंट है तो उसका वोल्टेज अलग होगा। समझ आया? वो एक्सपेरिमेंट में जो लोग बच्चे साइंस एग्जीबिशन में बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें बैटरी में तार और लगा के अपने आप को करंट मरवाओ, मर जाओगे। उसका जो करंट है वो करंट बहुत, क्योंकि करंट कम है तो वो उसको जनरेट करने वाला पोटेंशियल भी
भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट की बैटरी रहती है, वो तो कहाँ करंट मार दे हुए हो गए। यहीं जहाँ ट्रांसफार्मर लग गया उधर, ट्रांसफार्मर का जो करंट निकलेगा वो, तो एक्चुअल में करंट कितना पावर है, कितना पावरफुल है, वो डिपेंड किस पे करता है, वोल्टेज पर। जैसे कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है। अब लड़का हावी हो रहा है, सोसाइटी में हावी हो रहा है, तो लड़का नहीं पावरफुल है, मतलब उसका बैकग्राउंड पावरफुल है, तब उसके दम पे कूद रहा है। करंट वही लड़का है और बैकग्राउंड उसके पापा कौन है, वोल्टेज है। तो करंट अगर हाई है इसका मतलब उसको बनाने वाला वोल्टेज हाई रहा होगा, करंट अगर कम है मतलब बनाने वाला वोल्टेज भी। तो आपने इसको तो रेजिस्टेंस हाई कर दिया, तो रेजिस्टेंस जब हाई कर दिए तो करंट इधर चला जाएगा, और करंट जब इससे पास हो जाएगा तो इस करंट की इंटेंसिटी से वो अनुमान लगा लेगा कि इतने करंट का वोल्टेज कितना है। 5 एम्पियर का वोल्टेज, 5 एम्पियर की करंट का वोल्टेज कितना है, 10 एम्पियर की करंट का वोल्टेज कितना है, 20 एम्पियर की करंट अगर आप फ्लो करते हैं तो वोल्टेज कितना है। एक्चुअल में क्या होता है, आप जो गैल्वेनोमीटर लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास क्या होता है, करंट ही पास होता है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से जब करंट पास होगा, तो जब करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर उस करंट की इंटेंसिटी को नापता है, और उसकी इंटेंसिटी को नाप के ये बता देता है कि वोल्टेज इतना है। मतलब अगर 2 एम्पियर की करंट है, आप क्या करो, आप एक बार 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराओ गैल्वेनोमीटर के अंदर से, वोल्टेज कुछ और आएगा। आप एक बार 10 एम्पियर की करंट कराओ, वोल्टेज कुछ और आ जाएगा। अच्छा, अगर आप 2 एम्पियर के कराते हो और वोल्टेज आपको मिल गया 10 वोल्ट, फिर आपने कहा नहीं थोड़ा बढ़ा के करते हैं, तो आपने करंट उसमें 10 वोल्ट 10 एम्पियर की पास कर दी, तो वोल्टेज 10 वोल्ट से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर में आप पास करंट ही करते हो, गैल्वेनोमीटर उस करंट की इंटेंसिटी को देख के आपको क्या बता देता है। जैसे मम्मी लोग दूध को देख के बता देंगी, दूध पतला है, दूध में पानी कितना है, वो खाली इंटेंसिटी देख के, उसकी थिकनेस देख के बता देंगे कि इसमें पानी ज़्यादा है कि इसमें पानी। हम लोग देखेंगे तो क्या दूध है, सफेदी तो दिख रहा है, लेकिन वो उसको देख के वो बता देंगे, वो लोग बता देते हैं, मम्मी लोग बता देंगे कि इसकी। वैसे ही गैल्वेनोमीटर है, करंट की इंटेंसिटी को देख के वो आपको क्या बता देगा कि कितना वोल्टेज है उसके पास। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक।